वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ब्रिटिश संविधान में जैसे हमने कल देखा था सम्राट, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, तो उसी प्रकार अमेरिका राजनीति में सबसे आकर्षक जो पद है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति की रुचि भी राष्ट्रपति चुनाव में होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। ये नेट सेट कॉलेज लेक्चरर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये शब्द किस विचारक के हैं। तो हम वो प्रसिद्ध कोटेशन हैं जो अमेरिका राष्ट्रपति पद के महत्व को बताते हैं, उसे देख लेते हैं। पहले हैं ओग ने कहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। देखो, सबसे महान चीज़ क्या है, अपने ओग को याद रखने के लिए वे मैं बता रही हूँ। आग से याद करना, आग सबसे मतलब डेंजरस होती है, तो सबसे महान पद है ओग। आपके दिमाग में महान पद देखते ओग आ जाना चाहिए, भी ओग होगा इसका आंसर। दूसरे हैं मुनेरो। जब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी शक्ति सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमेरिका राष्ट्रपति ने, मतलब सबसे अधिक शक्तियों का प्रयोग अमेरिका राष्ट्रपति ने किया है। ये शब्द किसके हैं? मुनेरो के। तो हम देखते हैं अब कि अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति पद के बारे में क्या व्यवस्था है, क्या उसका है। तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 2 में। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वजह से बता रही हूँ मैं आपको। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्तियां एक राष्ट्रपति के में निहित होंगी। सिर्फ इतना ही शब्द कहा गया। जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका का संविधान संक्षिप्त संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद हैं उसके अंदर, आधे घंटे में उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो उसमें एक लाइन है राष्ट्रपति के बारे में, अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति है वो स्पष्ट नहीं होती। कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी नहीं होती जैसी कि वो हमें दिखाई देती है। तो अब हम उसका आगे और डिटेल से अध्ययन करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 2 में है। राष्ट्रपति पूरे का उल्लेख 2 में है, फिर अनुच्छेद 2 में 2 के आगे सब जो धारा है 2, उसके अंदर राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं है, नागरिकता तो अपने वहाँ पे रह के भी ग्रहण कर सकते हैं। जन्मजात मतलब उसका जन्म है वो अमेरिका में हुआ हो। ठीक। दूसरा, आयु 35 वर्ष से कम ना हो, मतलब 35 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति हो। तीसरा, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। ऐसे नहीं जन्म हुआ नागरिक बन गया, लेकिन नागरिक होने के साथ साथ वो 14 साल अमेरिका में रहा भी हो। ये 14 साल कंटिन्यू नहीं है, अभी लगातार 14 साल रहा हो। अपने जीवन काल में वो कुल मिलाकर 14 साल अमेरिका में उसने बिताए हों। ये है अमेरिका राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब है कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में है 4 वर्ष होगा। ये आपका मोटा सिंपल क्वेश्चन आए तो आ जाएगा। कार्यकाल 4 वर्ष है। अब है अमेरिकी संविधान अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब इसको ध्यान से सुनना, यहाँ
ये शुरू की बात कर रहे हैं हम, जब मूल संविधान बना था उस समय ये था भी 4 वर्ष कार्यकाल होगा और पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा भी बन सकता है। लेकिन पहले राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जो पहले राष्ट्रपति थे, अब ये आपके क्वेश्चन बन रहा है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो उत्तर हो गया वॉशिंगटन। वो 2 बार कंटिन्यू राष्ट्रपति रहे, उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो यह परंपरा स्थापित हो गई अमेरिका के अंदर कि 2 अवधि से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकते। लेकिन इसमें है राष्ट्रपति जेफरसन, मैडिसन, जेम्स मुनेरो ने तीसरी अवधि का विरोध किया। इन्होंने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। ये सभी व्यक्ति इतने लोकप्रिय थे कि अगर ये तीसरी बार भी चुनाव में खड़े होते तो अवश्य ये जीत जाते। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु तीसरी बार वे आम चुनाव में पराजित हो गए। अब रूजवेल्ट है, वो तीसरी बार खड़े तो हुए लेकिन वो चुनाव हार गए। इस प्रकार ये परंपरा भली भांति स्थापित हो गई, अमेरिकी राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1940 में, वो 1901 की बात कर रहे थे हम जब वो तीसरी बार के लिए पराजित हुए, लेकिन वो 1940 में फिर वो चुनावों में उन्होंने भाग लिया और वह तीसरी व चौथी बार, पहले 40 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार राष्ट्रपति बनकर उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये 2 बार ही राष्ट्रपति बनेंगे, ये परंपरा वॉशिंगटन ने शुरू की, तोड़ा रूजवेल्ट ने। तो प्रश्न आ जाएगा कि रूजवेल्ट कितनी बार राष्ट्रपति रहे, तो 4 बार रूजवेल्ट हैं वो राष्ट्रपति रहे। उसके बाद 22वें संविधान संशोधन किया गया। 22वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ये किस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है? 22वें में। 22वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो 1951 के अंदर 22वां संविधान संशोधन है वो हुआ है। तो अमेरिका के अंदर अब क्या व्यवस्था है कि एक व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर सकता और उसका कुल कार्यकाल 10 वर्ष होना चाहिए। कुल कार्यकाल 10 वर्ष का मतलब अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का समय से पूर्व डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही बचे हुए समय के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब काम करेगा। सपोज जैसे आज राष्ट्रपति नियुक्त हुए, उनका 1 साल का कार्यकाल हुआ, 4 साल का कार्यकाल है ना, तो राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए तो उसका कार्यकाल कितना पड़ा है? 3 साल। तो जो उस समय उपराष्ट्रपति होंगे वो 3 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चुनाव हुए, उसमें वो जीत गए, तो उनका कार्यकाल कितना हो गया? 7 साल हो गया। उन्होंने 3 साल तो वो बचा हुआ काम किया और 4 साल के लिए वो विजेता हो गए, तो 7 साल हो गए। उसके बाद वो चुनाव तो एक ही बार उन्होंने जीते राष्ट्रपति के लिए, वो 2 बार चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो वो अब बताओ दूसरी बार खड़े हो मतलब वो चुनाव में खड़े हो पाएंगे क्या? विजेता बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका 7 साल का कार्यकाल हो चुका है और अगर वो दूसरे बार राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 11 साल। जबकि 22वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान है कि एक व्यक्ति 10 साल अधिकतम या 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। समझ आई ये चीज़? अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष। जनता है वहाँ की, वो एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है। मतलब जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती, राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। उस निर्वाचक मंडल का चुनाव है वो वहाँ की जनता करती है और निर्वाचक मंडल आगे राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। अब है निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है?
निर्वाचक मंडल के कुल सदस्य संख्या है 538। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। अमेरिका राष्ट्रपति में चुनाव में कितने मेंबर भाग लेते हैं? 538। अब 538 में वो कैसे कैसे आएंगे? प्रत्येक राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर। अब आगे हम पढ़ेंगे अमेरिका की जब कांग्रेस है तो उसके अंदर क्या है। प्रतिनिधि सभा है, जैसे हमारे लोकसभा होती है वैसे वहाँ का जो उच्च सदन है उसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो प्रतिनिधि सभा के 435 मेंबर, मतलब जितने प्रतिनिधि सभा और सीनेट में मेंबर जाएंगे ना उतने ही मेंबर होंगे। तो प्रतिनिधि सभा में 435, सीनेट में 100। प्रत्येक हर स्टेट के 2 मेंबर जाते हैं सीनेट में। जैसे हमारी राज्यसभा है भारत में, वैसे अमेरिका में सीनेट है। वैसी नहीं है, उससे तो बहुत पावरफुल है। मैं आपको बता रही हूँ कि सीनेट की तुलना उससे कर सकते हैं। और कोलंबिया डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट है ये वहाँ का, वहाँ से 3 मेंबर जाते हैं। अब ये 23वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था कि कोलंबिया डीसी से भी 3 मेंबर हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर प्रतिनिधित्व करेंगे। ये हो गए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य। अब इन निर्वाचन मंडल जो 538 है, इनका चुनाव है वो जुलाई और अगस्त के अंदर होता है। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष के नवंबर माह के फर्स्ट मंगलवार या सरकार के द्वारा निर्धारित किसी भी डेट को किया जाता है। जो ये 538 मेंबर्स हैं, पहले उम्मीदवारों का चुनाव हो जाएगा जुलाई अगस्त के अंदर भी, राष्ट्रपति के लिए कौन कौन व्यक्ति होंगे। उसके बाद 538 जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव नवंबर, अभी आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हार गए हैं। हाँ, वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं, उनकी पार्टी के जो निर्वाचक मंडल में मेंबर्स थे अभी तक तो उन्हीं का ही हुआ है, फिर वो आगे राष्ट्रपति चुनते हैं। तो निर्वाचक मंडल का नवंबर के फर्स्ट मंगलवार को, या सरकार और भी कोई डेट किसी कारणवश दे तो उसमें होगा। अब ये 538 मेंबर्स जो हैं इनका चुनाव है वो कौन करेगा? इन 538 सदस्यों का चुनाव है अमेरिका के नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता हों, मतलब जो अमेरिका के मतदाता हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अब वहाँ पे चुनाव की टेक्निक क्या है? हमारे तो यहाँ बहुल मतदान है। बहुल का मतलब जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे। मान लो एक को 500 मिले, एक को 501 मिला तो 501 वाला जीत जाएगा। भारत का बता रही हूँ। सूची प्रणाली है अमेरिका के अंदर, जो मत है वो उम्मीदवार को ना देकर पार्टी को दिया जाता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़े हों या समाचार चैनलों में सुना भी होगा, भी इस पार्टी को इतने निर्वाचन मंडल बनेंगे। जैसे 538 हैं तो वहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, वो 538 उम्मीदवारों की जो सूचियां हैं वो जारी कर देंगी। जो नागरिक है वो इन दोनों पार्टी को मत देंगे, ना कि कैंडिडेट्स को। फिर क्या होगा? अब मान लो हम मानते हैं कि डेमोक्रेटिक को 40% मिले मत और रिपब्लिक को 60%, तो 538 का 40% डेमोक्रेटिक का आ जाएंगे, उम्मीदवार विजेता घोषित हो जाएंगे जो उनकी सूची में ऊपर के 40 होंगे, और जो रिपब्लिक है उसके 60% उम्मीदवार विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। तो अमेरिका राष्ट्रपति के अंदर आपको समझ आ गया, अप्रत्यक्ष पद्धति है। चुनाव किस विधि से होगा? सूची पद्धति से उम्मीदवारों का चुनाव होगा। अब और राष्ट्रपति के लिए ऐसे नहीं भी बहुल मतदान नहीं है, तो निर्वाचकों के लिए जो 538 है उसमें से 270 मत प्राप्त करना आवश्यक है। जिसको 270 मत मिलेंगे जिस पार्टी को, उनका जो उम्मीदवार होगा राष्ट्रपति के लिए वो विजेता घोषित हो जाएगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के लिए 538 में से 270 मत प्राप्त करना आवश्यक है। निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं और मतों की गणना सीनेट की
ठीक है। पहले 538 निर्वाचक मंडल चुने गए, फिर ये निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और इनके जो ये वोट डालेंगे 538, उसकी जो काउंटिंग है, उसकी अध्यक्षता है वो सीनेट के अध्यक्ष या कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में करता है। मतलब जो कांग्रेस के 2 सदन थे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों की इकट्ठी बैठक होगी। उस बैठक की अध्यक्षता है वो सीनेट के अध्यक्ष करेंगे और उसके अंदर इनका मतदान होगा और फिर जीतने वाले उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। ये तो है अगर 270 मत मिल जाए, मतलब जितना चाहिए 270 का आंकड़ा वो मिल जाए तो राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी। अब अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो यदि राष्ट्रपति के 2 उम्मीदवारों के बराबर मत मिलने पर या पूर्ण बहुमत ना मिलने पर, सपोज 270 मत नहीं मिले, उसको 269 हो गए, तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत पाने वाले पहले 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को निर्वाचित घोषित कर सकती है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, 270 का जो जादुई आंकड़ा है वो किसी को नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा के पास पावर है। अस्पष्ट स्थिति होने पर प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत पाने वाले 3 व्यक्तियों में से किसी एक को राष्ट्रपति बना सकती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, तब एक राज्य का एक ही मत माना जाएगा। फिर वो 538 मेंबर नहीं होंगे, वो स्टेट के हिसाब से होगा, मतलब हर स्टेट अपना एक मत दे के उसमें से वो डिसीजन ले लेंगे। और नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण है जो अमेरिका में, अब जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो बाइडन है, वो लगभग उनका तय है अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, लेकिन वो अपना कार्य ग्रहण कब करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन है, तो 20 जनवरी को करते हैं और ये 20वें संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका में राष्ट्रपति किस दिनांक को पद ग्रहण करता है, 20 जनवरी को, और यह व्यवस्था 20वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। इससे पहले क्या सिस्टम था? 20वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति 4 मार्च को पद ग्रहण करता था। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब हम कल देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ।